पार्ट 2 से आगे हम ही डिस्कशन करेंगे। और हम बात कर रहे थे सस्पेंसिव वीटो के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय के लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आपका विधेयक को स्वीकृत देने संबंधी होता है, जिसके कारण वो एक्ट बन सके। तो बताया था मैंने कि यदि राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में अगर वापस करते हैं, पार्लियामेंट को वापस करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा फिर से पुनर्विचार करे, और लोकसभा राज्यसभा पुनर्विचार करके बिना किसी संशोधन के अगर विधेयक को वापस करता है राष्ट्रपति महोदय के पास कि अब आप इस पर हस्ताक्षर करिए, तो राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय फिर ऐसे विधेयक को आपका पॉकेट वीटो के रूप में नहीं रख सकते। पॉकेट वीटो के रूप में तब तक तो रख सकते जब तक वो पुनर्विचार के लिए वापस ना करें। यदि एक बार पुनर्विचार के लिए वापस गया सदन में और सदन ने पुनः अपनी ही पुरानी जो कार्रवाई थी उसी को ही डिटो कर दिया, तो राष्ट्रपति महोदय ऐसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। तीसरा था सहन शक्ति। आपको पता ही है कि हमारे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक ना, तो तीनों शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ तीनों सैन्य की उनके पास नहीं होती है। कूटनीतिक शक्ति में हम कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक पावर में, कि हायर कमिश्नर, एम्बेसडर्स की कोई भी नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। और विश्व का अन्य देशों के अगर डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स आते हैं, हाई कमिश्नर आते हैं आपका, या एम्बेसडर आते हैं, तो उनकी नियुक्ति आदेश भी राष्ट्रपति महोदय ही उन्हें अनुमति देते हैं कि आप यहाँ पर आप अपने कूटनीतिक कार्यों को करिए। आपातकालीन शक्ति आपको पहले बता चुका हूँ विस्तार से, एक लॉन्ग आंसर भी लिखवाया था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ में आर्टिकल 352, 356, 360 का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जब बाहरी शक्तियों का कोई आक्रमण होता है तब उस समय, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो ऐसी दशा में आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं 352 के अंतर्गत। 356 में और 365 में राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, जब ये लगता है कि राज्य अपने राज्य की व्यवस्था को संविधान में दिए गए अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं कर पा रहा है। तो 360 के अंतर्गत आपका वित्तीय आपातकाल लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो अभी तक हिंदुस्तान में लगी नहीं है। तो ये आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता ही है, तो आप उन शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय ही धन विधेयक को अप्रूव करते हैं, तब जाकर वो सदन में आता है। बजट भी राष्ट्रपति महोदय के नाम से सदन में रखा जाता है, उस पर यूनियन ऑफ द बजट जो होता है। धन विधेयक के बारे में कहते हैं कि वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में लोकसभा स्पीकर एक सर्टिफिकेट देता है, और जब ये कहता है कि ये धन विधेयक है तो राष्ट्रपति महोदय क्या अप्रूवल लेना पड़ता है, और राष्ट्रपति महोदय के अप्रूवल से वो धन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति महोदय ने उसको धन विधेयक के अनुमति से रखा गया धन विधेयक सदन में, लोकसभा में, तो ऐसी दशा में अगर धन विधेयक पारित होता है लोकसभा के द्वारा, तो राष्ट्रपति महोदय ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर करने से मना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पूर्व रजामंदी से ही वो सदन में गया है। ठीक है, न्यायिक शक्तियों में पार्डन की क्षमा की शक्ति है। पहले बता चुका हूँ 72 में कि उनको आपको क्षमा की शक्ति है। ये क्षमा की शक्ति आंतरिक नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। मंत्रि परिषद के परामर्श से ही किसी भी व्यक्ति को वो क्षमा कर सकते हैं, और न्यायिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए। वह भी एब्सोल्यूट नहीं है, न्यायिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों का आप उल्लेख कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि वास्तविक शक्ति, नाममात्र शक्ति। इतना मैंने आपसे डिस्कशन किया राष्ट्रपति महोदय के बारे में, तो एक चीज़ तो पता ही हो गई कि अनुच्छेद 53, 74, 75 ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है राष्ट्रपति महोदय की, ये मंत्रि परिषद के परामर्श से अपने कार्यों करते हैं। ध्यान रहे, संविधान संशोधन 42वें द्वारा ये कह दिया था 1976 में कि राष्ट्रपति महोदय मंत्रि परिषद के परामर्श से काम करेंगे, ये लिखा गया था। यानी कि कोई भी काम राष्ट्रपति महोदय बिना मंत्रि परिषद के परामर्श से नहीं करेंगे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया, तो उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के मंत्रि परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति महोदय अपने कार्य करेंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय किसी भी प्रकरण को
को मंत्रिमंडल के पास, मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए प्रेषित करते हैं और मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के पश्चात सेम प्रस्ताव फिर से भेजता है, सेम निर्णय, समान निर्णय पुनः भेजता है राष्ट्रपति महोदय के पास, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। कहने का आशय बस 44वें संविधान संशोधन द्वारा थोड़ा इतना कर दिया गया था कि पुनर्विचार ले आए थे। जब पुनर्विचार के लिए जब भेजता है राष्ट्रपति, तो ये कहीं न कहीं एक जनमानस में एक डिस्कशन जाता है कि लगता है राष्ट्रपति महोदय इस पर सहमत नहीं है, इसलिए पुनर्विचार कहा। इतना ही पर्याप्त होता है राष्ट्रपति महोदय के लिए कि उन्हें पता है कि ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और जो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए एक प्रकार का डिसेंट नोट ये पुनर्विचार हो जाता है। अगर इस पर पुनः कैबिनेट सहमति व्यक्त करती है कि नहीं हमारा विचार यही रहेगा, तो राष्ट्रपति महोदय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करते हैं। ऐसा राष्ट्रपति महोदय KR नारायण द्वारा किया गया था। जब 1997 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था कि देखिए राष्ट्रपति शासन पर फिर से विचार कर लीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाना कि नहीं लगाना है। उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार समझ गई थी कि राष्ट्रपति महोदय सहमत नहीं है, तो इसको टर्न डाउन कर दिया था, यानी कि विचार को वापस ले लिया था। फिर से सेम आपका प्रस्ताव तुरंत नहीं भेजा था और जिस कारण से एक प्रकार का ये जानकारी राष्ट्रपति महोदय ने दे दिया था कि मैं आपसे इस मुद्दे में सहमत नहीं हूँ। ऐसे ही अनुच्छेद 311 के अंतर्गत पाकि वीटो का किया गया था कि एक विधेयक जब भेजा गया राष्ट्रपति महोदय के पास, आपका पोस्ट ऑफिस आपका विधेयक था, वो चूँकि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा था, किसी भी लेटर को खोलने का अधिकार सरकार को दे रहा था, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे उस विधेयक पर और अपने पास पड़ा रहने दिया था। तो उसको कहा गया था पॉकेट वीटो। ये कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास सामान्य विधेयक होना चाहिए, संवैधानिक विधेयक नहीं होनी चाहिए कि संविधान संशोधन हो। अनुच्छेद दो तिहाई बहुमत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2/3 बहुमत से पारित करके अगर सदन में भेज रखा है, तो सामान्य अगर विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति महोदय वीटो करके रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय की जब आप कहेंगे कि वास्तविक शक्ति में, तो ऐसे मामलों में आप बताएंगे कि राष्ट्रपति एक वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रपति महोदय की एक वास्तविक प्रतीक शक्ति तब आ जाती है जब सदन में किसी को बहुमत न प्राप्त हो, हंग पार्लियामेंट हो, कई दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध करें और अपनी सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें सदन में, ये राष्ट्रपति महोदय के सामने। उस समय राष्ट्रपति महोदय के पास डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ जाती है। जब किसी के पास बहुमत ना हो, तब राष्ट्रपति महोदय विभिन्न स्रोतों से देखते हैं कि कौन एक स्थायी सरकार दे सकता है और किस दल का या किस गठबंधन का नेता स्थायी सरकार दे सकता है, और ये ध्यान रखते हुए वो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं और अपना सरकार को बहुमत सिद्ध करने का मौका देखते हैं। तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, तत्समय पैदा होती हैं जब किसी को सरकार, किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत ना प्राप्त हो और कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। तो उसमें देखता है कि जो गठबंधन ज़्यादा मजबूत होगा या जो गठबंधन चुनाव के पहले से राजनीतिक दलों का गठबंधन है, तो वो सब तमाम प्रकार के विचारों पर, प्रस्तावों पर और न्यायिक निर्णयों पर अपना ध्यान रखते हुए राष्ट्रपति महोदय किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देता है। उस समय भी हमारे राष्ट्रपति महोदय वास्तविक शासक के रूप में काम करते हैं जब मंत्रिपरिषद बहुमत खो दे। अगर मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं है और फिर भी मंत्रिपरिषद इस्तीफा नहीं दे रही है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति महोदय स्ववेग से निर्णय ले सकते हैं। समानता कहा जाता है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अपने काम को करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति रियल हेड नहीं है बल्कि नॉमिनल हेड है। चूंकि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था
मैं कंक्लूसिव लाइन लिख रहा हूं उसमें देखिएगा कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहां के राष्ट्रपति का है। वह राष्ट्र का प्रधान तो होता है, ही इज द हेड ऑफ द नेशन, किंतु वह राष्ट्र का शासक नहीं है। ठीक है, वो राष्ट्र का शासक नहीं है। समानता व मंत्र परिषद की मंत्रणा से बात होगा, यानी कि मंत्र परिषद जो मंत्रणा करेगी, जो उसको सलाह देगी, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति महोदय बात होंगे। वह इनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता और ना ही उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आप उनकी सलाह के बिना राष्ट्रपति महोदय कोई काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों को लिखते हुए आप ये सिद्ध करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति नॉमिनल हेड हैं, रियल हेड नहीं है। रियल हेड भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के परामर्श से अपने कार्यों करते हैं। वो होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश निर्वाचित जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हो कराते हैं, उनके द्वारा ही इस देश को संचालन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को अपनी बात कहने का अधिकार है, यानी कि कैबिनेट को, मंत्र परिषद को किसी भी निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है। ये आर्टिकल आपका 74-75 में ये, और ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, 75 में कहा ही गया, द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। ठीक है, और 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया गया है कि लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 15% ही मंत्री होंगे। कभी कभी आएगा कि इस अमेंडमेंट के द्वारा चेंज किया गया था, तो ये आपका 91st अमेंडमेंट किया गया था। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, और भारत का राष्ट्रपति नॉमिनल है या रियल है। आपको सिद्ध करना है कि हमारे देश का राष्ट्रपति नॉमिनल है, लेकिन उसके पास कभी कभी वास्तविक शक्तियां तब आती हैं जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न हो, ऐसी दशा में, तब उस समय आपका राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां जग जाएंगी और सुवेग से निर्णय लेंगे। और ऐसे समय पर जब बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से आर्टिकल 352 का प्रयोग करने की बात चले, तब उस समय राष्ट्रपति महोदय ये भेजेंगे विधेयक को, इस प्रस्ताव को वापस भेजेंगे कि आर्टिकल 352 का प्रयोग आप तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल उस पर विचार करके हमारे पास भेजेगा। और मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, 44th अमेंडमेंट कहता है। तो ये शक्तियां बताता है कि राष्ट्रपति भी वास्तविक शक्तियों से धनी है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। केवल रबर स्टैंप नहीं है कि अक्षरशा पालन करने के लिए बाध्य हो। आपको मैंने बताया ही, ज्ञानी जैल सिंह साहब ने पाकिट वीटो का प्रयोग करते हुए विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। राष्ट्रपति महोदय के.आर. नारायणन ने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया था। तो ये चीज़ें बताती हैं कि राष्ट्रपति का भी अपना स्वविवेक है, उन स्वविवेक का ध्यान रखते हुए ही मंत्र परिषद को अपने काम को करना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री से जानकारी लेने का भी अधिकार रखते हैं। प्रत्येक नीतिगत निर्णय, कैबिनेट के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति को होनी चाहिए और प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को देनी चाहिए, आर्टिकल 78 कहता है। ठीक है, तो आपका ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के कर्तव्य, दायित्व, शक्तियाँ क्या हैं, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से इस पर चर्चा किया। ये 3 एपिसोड पर मैंने राष्ट्रपति पर बनाया है। इस पर आपकी कोई जो राय हो, कोई कमेंट हो, कुछ इस पर और चाहते हैं विश्लेषण के लिए, राष्ट्रपति के किसी कार्य के संबंध में एक विस्तृत आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर राय दीजिएगा, इसको और विस्तार से किया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ अपना विश्वास बनाए हुए हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा के लिए, यूपीपीसीएस मेंस के लिए, प्री के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, विविध एग्जामों के लिए जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं और वित्तीय प्रश्न पत्र आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।